दोस्तों, जय हिंद। सुबेदार तोमर फ्रॉम डिफेंस न्यूज़ के चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं बहुत छोटा सा ब्लॉग बना रहा हूँ, आपको शायद पसंद आएगा। मेरा ब्लॉग इंफॉर्मेटिव होगा, सार्थक मैटर्स पे होगा, फैक्ट के साथ होगा, फिगर के साथ होगा, डेटाज के साथ होगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी मिसलीडिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन या बरगलाने वाला कोई भी सनसनीखेज मैटर्स हमारे चैनल पर नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी वादा करता हूँ कि जो भी यूट्यूबर्स हमारे पूर्व सैनिकों को बरगलाने या भ्रमित करने का काम करेंगे, उनका भी मैं पोल खोलना जारी रखूँगा। तो दोस्तों, कम टू द पॉइंट। आज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे 21 जनवरी को 2024 जंतर मंतर पर जो टीम बैठी हुई है, हमारी साबका संघर्ष कमेटी, और उसका जो एक शंकराचार्य बन गया है आजकल। पहले तो आतंकवादी गेटअप में रहता था, आजकल वो शंकराचार्य बन गया है। काफी मीठी मीठी बातें बोलने लगा है, लेकिन बंदर कितनी भी या गधा कितनी भी शेर की खाल पहन ले, वो शेर नहीं बन जाता है। या कोई भी आदमी नकली जो होता है, वो कभी भी है ना, अपनी आदत से बाज नहीं आता है। तो ये गालीबाज, ये गाली गलौज देने वाला नौटंकीबाज पूर्व सैनिकों को आज 1.5 साल से 2 साल से ये बरगला रहा है और बेवकूफ बना रहा है। कभी ये जंतर मंतर पर आके अपना है ना लोगों को मूर्ख बनाता है, कभी ये अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर इस हरामखोर की साइकिल लेने की इसकी औकात नहीं थी। लेकिन हमारे पूर्व सैनिकों को इसने बहलाकर, इनको बहकाकर, इनसे लाखों में चंदा बटोर कर इसने अपना बैंक बैलेंस भर लिया। और अब इन्होंने आपको 21 जनवरी 2024 की कॉल दी है। किसके लिए? यूनाइट होने के लिए। मतलब सारे जो हमारे पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, इसके पास आके यूनाइट हो जाए। बट इसकी कॉल में ही इसकी जो हरामखोरी झलक रही है, जिसमें यह कहता है कि जो ऑफिसर लेड संगठन है और जो राजनीतिक संगठन है, राजनीति से संबंध रखते हैं, वो यहां नहीं आए। जंतर मंतर पर तेरा रजिस्ट्री है क्या? जंतर मंतर पर तेरी बपौती है? जो दूसरे संगठन को तू मना कर रहा है, वो 21 को भी आएंगे, 22 को भी आएंगे, और कल भी आएंगे, 20 को भी आएंगे, या कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे। हु आर यू टू डिक्टेट देम? और तू कौन? कल का भर्ती, नाम चक्रवर्ती। और ये अब फिर इसने, चूंकि इसका हर, इनको पता है कि 15 दिन में अब इतना पूर्व सैनिक जागरूक हो चुका है, इनकी किसी भी, इनकी जो चंदा चोरी की, इन्होंने चंदा की जो पेटी इन्होंने वहां लगा रखी है चंदा इकट्ठा करने की, जिससे ये लोग अपना घर भर रहे हैं, उसमें अब चंदा आना बंद हो जाता है। कोई क्यों पूर्व सैनिक सारे जागरूक हो चुके हैं। अब इसी वजह से ये नए हर 20-25 दिन में ये नया एक अपना फितूर, एक नया जोकर टाइप का झुंझुना ढील देता है। तो ये हमारे सारे पूर्व सैनिक
और पूर्व सैनिक संगठन, सारे आप समझ लो कि इसकी जो कुटिलता और इसका टोटल, इसको आप समझिए। अब दोस्तों मैं आपको एक काम की बात हमारे पूर्व सैनिकों से या स्पेशली उनके बच्चों से, और जो अग्निवीर सेना में अग्निवीर स्कीम में भर्ती होना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसके बारे में एक पॉइंट में काम का अभी आया है मेरी नॉलेज में, उसको मैं बताने जा रहा हूं ताकि आप लोग को जागरूक रहें, आप लोगों में सारा नॉलेज का अपडेशन बना रहे। मेरा काम है आप लोग को अपडेट रखना, नॉलेज से अपडेट रखना। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों कि हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने, आरटीआई तो आपको मालूम ही होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उस एक्ट में सूचना का अधिकार जिसको बोलते हैं कि कोई भी आदमी सरकार से या किसी सरकार के किसी डिपार्टमेंट से जो अपेक्षित सूचना उसको हासिल कर सकता है। उसका एक तरीका है कि आरटीआई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसका थोड़ी फॉर्मेलिटी है जो भी, वो मैं यहाँ अभी नहीं, मैं मुद्दे पे आपको बताता हूँ। तो हमारे एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आरटीआई की एप्लीकेशन लगाकर जो अग्निवीर इनरोलमेंट स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने 2022 में, उसमें क्या डिलीबरेशन हुए थे, क्या सोच विचार चला था, क्या नोटिंग हुई थी, कहाँ से क्या कैसे स्कीम बनी थी, ये सारा उसका डेटा या उसकी सूचना उसने आरटीआई एक्ट के तहत ये सूचना के अधिकार में एमओडी से मांगी थी। लेकिन एमओडी ने उसको, इसी एक्ट की एक धारा है 8(1)(a), इसके अंतर्गत उसको सूचना देने से मना कर दिया था कि ये गुप्त सूचना है और गुप्त सूचना को इस सेक्शन जो अभी मैंने बताया इसके अंतर्गत आपको देने से उसके अंतर्गत आपको नहीं दिया जा सकता। इसके खिलाफ जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर ध्रुवे थे, जिसका नाम था पूरा, उसका नाम था बिहार ध्रुवे, उसने हमारे अपील लगा दिया कहां पे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो हमारे सबसे बड़े सूचना के अधिकारी हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनके यहां उसने अपील लगाई कि ये सूचना देने से हमें मना किया है, जो कि ये गलत है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उसकी अपील एग्री करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी को डायरेक्शन दिया कि कहा कि आप इसकी एप्लीकेशन पे दोबारा विचार कीजिए, रिकंसिडर करो, रिविजिट करिए और इसकी सूचना देने का आप वो इस पे विचार करें। क्योंकि उसने जो हमारा एप्लीकेंट था उसने बताया कि आरटीआई एक्ट में किसी भी जगह सीक्रेट शब्द का या गुप्त शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, अतः इन्होंने गलत आधार पर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सीआईसी को अपील करते हुए यह भी कहा कि इन्होंने गलत आधार पर मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है।
लेकिन और चूंकि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81A के आधार पर सूचना के अधिकार को देने से मना किया जा सकता है, ऐसा तो है एक्ट में, लेकिन किन किन आधार पर? जो कि अगर वह सूचना राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करती हो, एकता को खतरा हो, किसी सिक्योरिटी मैटर पे हो, राजनीतिक रणनीतिक मैटर पे हो, वैज्ञानिक कोई उसमें तथ्य जिससे राष्ट्र को खतरा पैदा हो सकता हो, या इकोनॉमिक हमारे कोई इंटरेस्ट हो, राष्ट्र के आर्थिक हित उससे जुड़े हुए, विदेश और विदेशी राष्ट्रों से हमारी कोई संबंध या ट्रीटीज होती हैं उनकी, इन सब आधार पर उस एक्ट में 81A आरटीआई एक्ट के सेक्शंस 81A के में इन कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सूचना आपको देने से मना किया जा सकता है, मतलब आपको सूचना नहीं दी जा सकती। ये शासन को इतना अधिकार दिया गया है। बट चूंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ध्रुवे ने कहा कि ऐसा इस स्कीम में ऐसा कुछ, ये कोई भी पॉइंट इससे टच नहीं करते, तो ये एप्लीकेशन, इसीलिए सीआईसी ने एमओडी को डायरेक्शन दिया है कि प्लीज आप रिविजिट करें और इसको सूचना को देने की कोशिश करें। सेक्शन 22 में यह भी लिखा है आरटीआई एक्ट में कि आप इस कानून का, यह कानून जो सूचना का अधिकार है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी अन्य कानून इस एक्ट के अलावा अगर कहीं सूचना देने में बाधक बनता है तो दिस एक्ट विल प्रिवेल। मतलब कहने का है कि इस कानून को, आरटीआई एक्ट 2005 को प्रेफरेंस दिया जाएगा, मतलब इसको ऊपर माना जाएगा। यह भी उस एक्ट में क्लियर कट लिखा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की धाराएं भी इसको सूचना देने में बाधक नहीं बनेंगी। तो ये सब होने के बाद भी एमओडी को रिस्पोंडेंट जो बनाया गया है कि वह, उन्होंने जो तर्क दिया है, सीआईसी ने कहा कि ये आपका तर्क गलत है कि ये आप इसको सूचना नहीं दे सकते, अतः एमओडी इस पर पुनर्विचार करे और आरटीआई एक्टिविस्ट को सूचना देने का इंतजाम करे, मतलब इसको सूचना जल्दी से दी जाए। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में ये जो स्कीम लागू की गई है सेना में सोल्जर भर्ती करने के लिए, इसमें 17.5 साल से लेके 21 साल तक के युवाओं को इसमें अप्लाई करने का वो कर सकते हैं, और वो 4 साल की उनको इसका एंगेजमेंट पीरियड रखा गया है। 4 साल के बाद सिर्फ 25% उसमें से जो युवा हैं जो एकदम क्रीम बोलेंगे, जो सबसे अपने आप को प्रूव करेंगे कि दे आर बेटर, दे आर मतलब वो अपने आप को ये सिद्ध कर दें कि हम सेना में जाने के लायक हैं, और उनको वो क्रीम मान लीजिए, उनको तो सेना में 15 साल के लिए उनको ऑब्जर्व कर लिया, ये मतलब ले लिया जाएगा। बाकी 75% जो लॉट है दे विल बी सेंटेड आउट, मीन्स उनको घर भेज दिया जाएगा। लेकिन घर जाने से पहले उनको एक सेवा निधि जरूर दी जाएगी, जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा 4 साल में नियमों के अनुसार, और प्लस इंटरेस्ट। जो ये अमाउंट बनेगा उसी के इक्वल गवर्नमेंट भी
उतना ही अमाउंट उसमें प्लस करेगी और दोनों को ये सेवा निधि करके उस बंदे को देकर वहाँ से रिटायर्ड कर दिया है, मतलब डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एक तरह से, मान लीजिए। ये सारा आपको इसलिए मैंने बताया कि हमारे अग्निवीर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं वो उनको पता रहे कि हमारे इस एक्ट को क्यों बनाया गया, और सॉरी, अग्निवीर स्कीम को क्यों बनाया गया और इसके पीछे क्या लॉजिक था, इस सब के बारे में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं दी एंड करना चाहूंगा दोस्तों, और आपसे अगले व्लॉग में फिर मिलने की वादा करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।